साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके साथ हैं इस 8वीं कड़ी में। आने वाले संभावित प्रश्नों की 8वीं कड़ी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और साथियों मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए अब, क्योंकि समय बहुत ही करीब है। और ये जो इसमें जो प्रश्न हम दे रहे हैं वो आपको हर परीक्षाओं में काम आएंगे। और इसका हो सके तो इसका नोट्स भी बनाते चलिए और हमेशा रिवीजन करते चलिए। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चलिए देखते हैं। साथियों आज का जो प्रश्न पहला दिया गया है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पहला, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन ए 12 जनवरी, विकल्प बी 21 अप्रैल, सी 11 मार्च, या फिर डी विकल्प दिया गया है 18 मई। तो साथियों भारत में जो सिविल सेवा की जो अवधारणा जो हुई थी वो 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद रखी गई थी। और 1854 में ही लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और 1855 से प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो शुरू की गई थी। और शुरुआत में जो भारतीय सिविल सेवकों की परीक्षाएं होती थी वो केवल लंदन में होती थी। और जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक, एक बात है जो हमारे जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे जुड़ी हुई बात है। और ये जो है ये पहली बैच जो थी सिविल सर्विसेज अधिकारियों की जो पहली बैच थी उससे संबंधित है। वास्तव में स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल को ही सिविल सेवकों के पहले बैच को दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था, जिसके कारण सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को चुना गया। और साथियों आप जान रहे होंगे कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में विभिन्न कथाक्रमों को किस प्रकार से या किस नाम से? साथियों प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में विभिन्न कथाक्रमों को किस प्रकार से या किस नाम से बांटा गया है? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए स्कंद, बी पर्व, सी कांड, या फिर डी मंडल। तो साथियों श्रीमद् भागवत कथा में जो भागवत महापुराण है उसमें 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और अन्य पुराणों के समान जो श्रीमद् भागवत हैं वो ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। और इसकी जो मूल भाषा जो लिखी गई है इसको लिखा गया था, श्रीमद् भागवत को संस्कृत में लिखा गया है। और ये भागवत महापुराण जो है वो हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे हम श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय जो है वो भक्ति योग है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी को सभी देवों के देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। एवं इसमें जो विशेष महत्व दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, जैसा कि मैंने बताया पहले ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में विभिन्न कथाक्रमों को स्कंद के रूप में बांटा गया है। इसमें 12 स्कंद हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। दसम स्कंद में कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है, जो कि सबसे बड़ा स्कंद है श्रीमद् भागवत का। दसम स्कंद जो है वो सबसे लंबा या बड़ा स्कंद है। तो श्रीमद् भागवत में कथाक्रमों को स्कंद के रूप में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक ए स्कंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पीने का शुद्ध पानी किन तत्वों से बना होता है? साथियों पीने का शुद्ध पानी जो है वो किन तत्वों से बना होता है? उत्तर दिए गए हैं। ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सी सोडियम और क्लोरीन, या फिर डी पोटेशियम और फास्फोरस।
तो साथियों, जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका दो जिसका जिसमें क्या होते हैं, इसमें पानी में दो जिसके जो पानी का जो अणु होता है उसमें दो अणु उदजन परमाणु यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणु और एक प्राणवायु परमाणु यानी एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसका सूत्र होता है H2O। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु है। और साथियों, ये तो आप जान ही रहे हो कि यह सभी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है और जीवन का आधार है ये पानी। और आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, परंतु ये जो जल या पानी जो है वो ठोस अवस्था बर्फ में के रूप में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था यानी भाप या जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विकल्प क्रमांक बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 92, सी अनुच्छेद 52 या डी अनुच्छेद 72। तो साथियों, भारत में के संविधान में जो है वो समानता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है। और ये जो समता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है संविधान में, वो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक वर्णन किया गया है। ये भाग 3 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। और जिसमें जो अनुच्छेद 14 है साथियों, वो विधि के समक्ष सभी प्राणियों के लिए समानता को दर्शाता है। और अनुच्छेद जो 15 है वो धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को प्रदर्शित करता है, यानी जो सार्वजनिक कार्य हैं हो गए, नौकरी हो गया या किसी भी अवसर की जो है वो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। नौकरी वगैरह में, रोजगार वगैरह में, मतलब सभी जगह सबको समान अवसर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि इसमें छुआछूत जैसे बुरी जो कुरीतियाँ हैं उनका अंत होता है। और इसमें भी इस प्रकार से समानता को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि जो सैन्य जो उपाधियाँ दी जाती हैं उसको और शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो उपाधियाँ मिलती हैं उसके अलावा अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि राज्य सैन्य और शिक्षण उपाधियाँ केवल देगा और अन्य उपाधियाँ जैसे पुराने ज़माने में दी जाती थी ब्रिटिशों द्वारा, राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह की जो उपाधियाँ होती थी उन सबको समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के समानता का अधिकार वर्णित है। तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता को बताया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न 5वां, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए गोल्डन पर्ल, बी लाइफ विथ रन, सी टच लाइन या फिर डी गोल्डन गर्ल। साथियों, पीटी उषा के जीवन की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल, जो कि 1987 में लिखी गई थी। और ये गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं पीटी उषा और लोकेश शर्मा हैं। साथियों, ये 1987 में लिखी गई थी और यानी कि पीटी उषा के जीवन की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी गोल्डन गर्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए 2, बी 4,
सी 6 या फिर डी 8। तो साथियों, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले बाइनरी भाषा में केवल 2 अक्षर या 2 अंक अथवा 2 डिजिट ही होते हैं, जो कि 0 और 1 हैं। बाइनरी प्रणाली में कंप्यूटर में शून्य का अर्थ होता है लो, कम या ऑफ यानी कि बंद, और 1 का अर्थ होता है हाई अधिक या फिर ऑन चालू। यानी कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि बाइनरी प्रणाली में कंप्यूटर में जो शून्य होता है ना साथियों, उसका मतलब होता है लो या कम, या उसी को आप या बंद भी कहते हैं। और जो 1 होता है, दूसरा डिजिट उसमें 1 होता है, तो उसका अर्थ होता है, 1 का अर्थ कंप्यूटर के बाइनरी प्रणाली में हाई यानी अधिक या फिर ऑन या चालू, ये बाइनरी प्रणाली के अनुसार होता है। यानी कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले बाइनरी प्रणाली में केवल 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। और पूरी जो भी फाइल या मीडिया जो भी होती है वो इसी डिजिटल रूप में संग्रहित रहती है। जो भी उसमें स्टोरेज होता है उसमें 0101 इसी 2 रूप में ही, केवल 2 अंक के ही रूप में ये संग्रहित होती है स्टोरेज में, डिजिटल रूप में, जिसको डिजिटल कहते हैं अपन। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए 2। साथियों, जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो ये जो डिजिटल रूप में जो वहाँ उसमें संग्रहित होती है डाटा, वो पुनः एनालॉग रूप में हमको दिखाई देती है या सुनाई देती है, या फिर हम उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है बीच में। तो एक्चुअली में जो बाइनरी भाषा में जो अक्षर होते हैं वो बाइनरी भाषा में केवल 2 अक्षर होते हैं। तो विकल्प क्रमांक ए सही है, A2 यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 7वां सुन लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपको विकल्प दिए गए हैं, ए उत्तराखंड, बी असम, सी नेपाल या फिर डी सिक्किम। तो साथियों, समुद्र सतह से 8,848 मीटर यानी 29,029 फुट ऊंची चोटी एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। साथियों, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल सागरमाथा जोन और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है, यानी कि ये जो नेपाल में है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं एक्चुअली में वास्तव में साथियों ये नेपाल में स्थित है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां। सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? साथियों, प्रश्न क्रमांक 8वां। सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसका नाम जनवरी 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और साथियों, मार्च 2023 में इसका लोकार्पण भी किया गया है। तो साथियों, आपने ये प्रश्न सुन लिया होगा, एक बार और दोहरा देता हूँ। सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसका नाम जनवरी 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मार्च 2023 में इसका लोकार्पण किया गया है। आपको विकल्प दिए गए हैं। साथियों, विकल्प ए दिया गया है हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी कटक ओडिशा, विकल्प डी दिया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया मार्च 2023 में। और हुबली में सिद्धिरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म जो है वो 1507 मीटर यानी 1 किलोमीटर से अधिक लंबा है। यह पहले जो इस प्लेटफार्म की लंबाई थी ये 550 मीटर थी। साथियों, यह लगभग 20 करोड़ की लागत से बना हुआ है। साथियों, पहले इसका नाम हुबली जंक्शन हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तित किया गया है और
इसका नाम रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे प्लेटफार्म है ये 1507 मीटर लंबा है, यानी कि 1 किलोमीटर से अधिक लंबा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक। साथियों, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन चुका है। ये जो प्लेटफार्म है हुबली जो है वो, और इसकी जो लंबाई है 1507 किलोमीटर है, इसीलिए इसका नाम जनवरी 2023 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, दर्ज हो चुका है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, या फिर डी विषुवत रेखा। तो साथियों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और इसे कर्क रेखा कहते हैं। और आप जान रहे हैं कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, साथियों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यानी जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो उत्तर में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ग्लोब के उत्तरी भाग में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और आप जान रहे होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, यानी पृथ्वी के बीचों, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा जाती है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या उसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। और आप जान रहे हैं कि कर्क रेखा जो है वे भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको विकल्प दिए गए हैं। निलंबो नुसीफेरा केरेटन, बी मैंगीफेरा इंडिका, विकल्प सी फाइकस बेनगलेंसिस। विकल्प डी दिया गया है, विकल्प डी होमो सेपियंस, या फिर डी होमो सेपियंस। साथियों, आम जो है वो 5,000 साल पहले भारत में पहली बार उगाए गए थे और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो उत्तर पश्चिमी म्यांमार, ऐसा माना जाता है साथियों कि इसकी उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी म्यांमार, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के बीच हुई थी और बहुत प्राचीन काल से इसकी खेती की जा रही है, मैंगीफेरा इंडिका की। और अभी जो 2 प्रकार के आधुनिक आम माने जाते हैं, एक है भारतीय प्रकार और दूसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई प्रकार। और भारत में सबसे पहले 5,000 साल पहले आम उगाए गए थे। लगभग 300 या 400 एडी की शुरुआत में आम के बीज जो है वो फिर मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की ओर ले जाए गए थे। तो इस प्रकार से इनका कुछ इतिहास रहा है। और साथियों, तो इसका जो नाम है, जो पूछा गया है वैज्ञानिक नाम, इसको कहते हैं आम को मैंगीफेरा इंडिका। तो याद रखिएगा, विकल्प क्रमांक बी सही है, विकल्प क्रमांक बी मैंगीफेरा इंडिका। तो ये तो हो गया 10वां क्वेश्चन। तो साथियों, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के थे, आज की कड़ी के 8वीं कड़ी के थे और 9वीं कड़ी में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। शीघ्र ही आपको करंट अफेयर का सिर्फ करंट अफेयर का अलग से सीरीज वीडियो देखने को मिलेगी। हमारे चैनल पर केवल करंट अफेयर का वीडियो भी लाया जाएगा बहुत ही जल्दी, इसी हफ्ते में शायद आ जाए। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और
ये तैयारी अच्छे से करते जाइए। तो आप भी शायद ये अनुभव किए होंगे कि जो चीज़ आप लिखते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो अच्छे से याद हो जाती है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा नोट्स भी बना लीजिए और वीडियो को आप तो जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आप बार-बार देखा कीजिए। देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल निःशुल्क है और तो आप देख लीजिए, बिल्कुल बार-बार देखिए, इससे याद होते जाएँगी चीज़ें। तो चलिए साथियों, अब अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अब। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में।